Hello everyone, welcome back to the Food Tech Online. Today we are going to discuss 25 important MCQs related to your food technology syllabus in your GATE examination. Okay, so हमने ये जो सेशन था ये शुरू किया था, इसके अंदर हमने पहले भी 25 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, उनका कॉन्सेप्ट जाना था और आज हम इसके सेट नंबर सेकंड के अंदर और 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सेशन आपके गेट एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस और प्रिपरेशन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। So before we start the session, I want you all to introduce again the dedicated courses launched by the Food Tech Online channel on their Food Tech Online app. Okay, so the first course is related to the GATE Life Sciences और इस कोर्स के अंदर आपके जो जो सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे उनमें आएगा जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, माइक्रो एंड फूड टेक्नोलॉजी। कोर्स का फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि आपके कंप्लीट सिलेबस को रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ में तो कवर किया जाएगा ही, साथ में इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी जिनके अंदर आप अपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को आस्क कर पाओगे। उन लाइव क्लासेस के अंदर आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। उसके अलावा उन्हीं लाइव क्लासेस के अंदर आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को सिलेबस के कवर किया जाएगा। ओके, देन इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सारे एक साथ विद द एक्सप्लेनेशन इन डिटेल, देन इंपॉर्टेंट MCQ वीडियो एंड ई बुक्स भी आपको इधर प्रोवाइड की जाएगी और साथ में इसमें आपके पास ग्रुप डिस्कशन की भी फैसिलिटी होगी जिसके अंदर आप अपने मेंटर और बाकी फूड टेक ऑनलाइन के टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके जैसे और भी जो यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, उनसे भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकेंगे इन ग्रुप डिस्कशंस के अंदर। अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो फूड टेक ऑनलाइन का जो जीमेल एड्रेस है उस पर भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको इस कोर्स के अंदर एनरोल होना है या फिर बाकी गेट लाइफ साइंसेज के कोर्सेज के अंदर एनरोल होना है तो आप हमारे फूड टेक ऑनलाइन ऐप पे भी विजिट करके देख सकते हैं बाकी फर्दर डिटेल्स को। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा कोर्स है जिसके अंदर आपके जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फूड टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। बाकी जो भी फीचर्स है सेम रहेंगे, सेम आपको बेनिफिट्स इस कोर्स में भी देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट कोर्स है गेट एग्जाम का जिसके अंदर आपके फूड टेक्नोलॉजी जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर किया गया है पर्टिकुलर टॉपिक को, और इसके अंदर भी आपको सेम फीचर्स देखने को मिल रहे हैं और इस कोर्स को भी आपको ऑल ओवर इंडिया से जो बेस्ट फैकल्टी है वो प्रोवाइड करके कंप्लीट कराया जाएगा। तो ये सब थे डिफरेंट कोर्सेज जो फूड टेक ऑनलाइन चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा और भी अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी डेडिकेटेड कोर्सेज आपको चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर हमारे ऐप को एक बार विजिट कीजिए और वहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी आपको मिलेगी, इसमें एनरोल भी आप कर पाएंगे। तो चलिए अब हमारे आज के सेशन की तरफ मूव करते हैं, हमारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। Now the first question is that freeze burn is a defect which generally occurs in frozen food due to options are rehydration, osmosis, thermal conductivity and dehydration। यानी कि फ्रीज बर्न जो कि एक कॉमन डिफेक्ट है हमारा फ्रोजन फूड्स के अंदर, फूड इंडस्ट्री में जो हमें देखने को मिलता है, उसके पीछे कौन सा मेन हमारा साइंटिफिक फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है ये हमें समझाना है। ठीक है, तो अगर हम फ्रीज बर्न की बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट होता है उसके सरफेस के ऊपर हमें या तो ग्रेइश कलर के डिस्कलेशन देखने मिलेगा या फिर आइस की लेयर फॉर्म होती हुई देखने को मिल जाएगी। साथ में इसका जो टेक्सचर है और जो टेस्ट है वो भी पूरी तरीके से हमें खराब होता हुआ देखने को मिल जाता है फ्रीज बर्न कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये जो कंडीशन है ये मेनली हमें देखने को मिलती है फ्रोजन जो हमारे मीट प्रोडक्ट होते हैं या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। अब इसके पीछे अगर हम साइंटिफिक फिनोमिना की बात करें तो वो समझते हैं। अब ये कंडीशन होती क्या है पहले वो देखें। तो अगर हमारे फूड प्रोडक्ट जो भी हमारा फ्रोजन फूड प्रोडक्ट है उसके सराउंडिंग के अंदर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, यानी कभी उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जा रहा है कभी कम कर दिया जा रहा है उसके स्टोरेज टेम्परेचर से, तो हमें फ्रीज बर्न की कंडीशन देखने को मिल जाती है। अब इस टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस में होता क्या है वो समझते हैं। देखो, अगर ये हमारा फ्रोजन फूड प्रोडक्ट है जो -18 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर्ड है, अगर हमने उसका फ्रीज़र का गेट खोल दिया या फिर कभी पावर कट ऑफ हो गया तो यहाँ का सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो फ्रोजन फूड है ये ड्राई और वार्म एयर के कॉन्टेक्ट में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना फ्रीज बर्न तभी होता है जब हमारा फूड प्रोडक्ट ड्राई एंड वार्म एयर के कांटेक्ट में आए। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, अब जो हमारी वार्म एयर होती है और ड्राई एयर होती है उसका जो वाटर वेपर प्रेशर होता है वो हाई होता है। अब इसके कारण क्या होगा, जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट था उसके अंदर, फ्रोजन फूड प्रोडक्ट था उसके अंदर जो वाटर है जो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट है
ये वाटर इसके हाई वेपर प्रेशर के कारण इक्विलिब्रियम पूरे सिस्टम में मेंटेन करने के लिए इस फूड प्रोडक्ट से बाहर जाएगा। और बाहर कैसे जाएगा? सब्लिमेशन के थ्रू, यानी ये जो आइस क्रिस्टल है डायरेक्टली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे ताकि इस सिस्टम का इक्विलिब्रियम बना के रख सकें। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये सारा वाटर बाहर जाने लगा। तो एक कंडीशन आएगी जिसमें फूड प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत कम क्वांटिटी में वाटर आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और सारा वाटर ड्राई एयर के अंदर चला जाएगा, ड्राई एंड वार्म एयर के अंदर। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, मान लो अब हमने इसको वापस हमने कोल्ड एनवायरनमेंट दे दिया, फ्रीज का जो गेट खोला हुआ था वो बंद कर दिया, या फिर जो पावर कट थी वो वापस आ गई। तो अब क्या होगा, अब रिवर्स चीज हो जाएगी। अब क्या होगा, अब यहाँ का वेपर प्रेशर तो हो गया कम, ठीक है, और ये जो वाटर है ये कोशिश करेगा वापस फूड के अंदर जाने की, लेकिन अब ये जा नहीं पाएगा। तो ये क्या करेगा, ये सारा जो वाटर है ये फूड के सरफेस के ऊपर आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन है और ये वाटर की इस फूड को पेनिट्रेट करने की कोशिश है जो ये नहीं कर पा रहा है, इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलेगा फूड प्रोडक्ट के अंदर, और आइस की लेयर फॉर्म होती देखने को मिलेगी। इसी को हम फ्रीज बर्न कह देते हैं टेक्निकल टर्म में। तो और इसके लिए ड्राई और वार्म एयर इसके सराउंडिंग में जो फूड के कांटेक्ट में वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपने ये सब चीज़ें समझ लिया तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देते। ये होगा डिहाइड्रेशन, क्योंकि आप सबको पता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर फूड के अंदर जो भी वाटर है वो पूरी तरीके से फूड प्रोडक्ट को एस्केप करके बाहर निकलने की कोशिश करता है या निकल जाता है। ठीक है, रिहाइड्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये वाटर वापस एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा ना, जिस पोजीशन पे ये पहले था उस पोजीशन पे आइस क्रिस्टल फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वाटर वेपर, इस वजह से ये जो है ये सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको रोक कैसे सकते हैं, इसको रोकने का बहुत सारे हमारे पास मेथड होते हैं। एक तो हमारे फ्रीजर का टेम्परेचर स्टोरेज का जो है वो कांस्टेंट रखा जाए जितना ज़्यादा हो सके। साथ में हम दूसरी चीज़ कर सकते हैं, जो हमारा फूड प्रोडक्ट है उसको अच्छे से वैक्यूम पैक करें या फिर उसको पूरी तरीके से प्लास्टिक में पैक करें ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ही नहीं आए। जैसे यहाँ पे ये ड्राई और वार्म एयर के कांटेक्ट में आया तभी ये फिनोमिना हमें देखने को मिला। और भी इसके प्रिजर्वेशन टेक्निक होती है, लेकिन मेनली हमारी ये दो ही टेक्निक होती है, पैकेजिंग और टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को कम से कम रखना। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। एक चीज मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँ तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर फ्रोजन फूड की बात करें तो ये 1.2 टू 2.2 वॉट मीटर केल्विन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर HACCP इज अ मैनेजमेंट टूल यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशंस टू कंट्रोल वन ऑफ द फॉलोइंग। सो ऑप्शंस है हमारे फूड प्लांट सैनिटेशन इशू, फूड क्वालिटी इशूज, फूड सेफ्टी इशूज एंड लास्ट वन इज द फूड एनालिसिस इशू। अब आप सबको पता है HACCP यानी हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, जो कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अंडर में आया था, उसका मेन वर्क होता है जो भी हमारे फूड रिलेटेड हैजार्ड्स है उन्हें डिटेक्ट करना और जो हमारी फूड सेफ्टी इश्यूज है उनको रोकना, उनको प्रिवेंट करना। ठीक है, अब इसमें क्या होने लगा है, आजकल कलर कोडिंग का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है जिसके अंदर अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट्स है, जैसे मीट प्रोडक्ट्स को एक अलग कलर से डिनोट करने लग गए हैं, वेजिटेबल बेस्ड प्रोडक्ट को अलग कलर से डिनोट करने लगे हैं, ताकि एक अगर कोई इंटीग्रेटेड प्लांट, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसके अंदर अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो वहाँ पे हम इन कलर कोडिंग की मदद से अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग कलर कोडिंग करके वहाँ पे जो भी क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस है उन्हें बहुत ज़्यादा कम कर सके। तो आप सबको जैसे पता ही है हैसब जो है वो फूड सेफ्टी इश्यूज को डील करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now the next question is brewer's yeast contain approximately -% of protein on dry weight basis। यानी हमें बताया है जो ब्रूअर्स यीस्ट होता है उसके अंदर कितना % ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन इट्स कंपोजिशन। ऑप्शन है 40, 20, 30 और 50। अब हम सबको बताया बियर फॉर्मेशन या बियर प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं ब्रूइंग, और ब्रूइंग जो होती है उसके लिए हम रॉ मटेरियल का करते हैं फर्मेंटेशन, और उस फर्मेंटेशन के लिए जिस यीस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं ब्रूअर्स यीस्ट। इसका अगर हम माइक्रोबियल नेम देखें या फिर जो माइक्रोबियल स्पीशीज जिसको हम ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं वो होती है सैक्रोमाइसिस कर्वेसी। ठीक है, मेनली इस स्पीशीज ऑफ यीस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर फर्मेंटेशन ऑफ द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस बियर। ओके, और इसके जो कंपोजिशन होता है यानी इस माइक्रोबियल स्पीशीज यानी यीस्ट का जो कंपोजिशन होता है उसके अंदर हमारा 40%
प्रोटीन प्रेजेंट होता है ऑन ड्राई वेट बेसिस। ओके, तो यहाँ से आपको इसकी माइक्रोबियल स्पीशीज का भी नाम याद रखना ज़रूरी है, सैक्रोमाइसिस कर्विसी, जिसका यूज़ हम एज अ ब्रूअर्स यीस्ट करते हैं बियर प्रोडक्शन के अंदर। Now the next question is, the Maillard reaction is nutritionally significant largely because of effect on which amino acid। यानी हमें बताना है जो मिलार्ड रिएक्शन होती है उसके अंदर इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ऑप्शन है एस्पार्जिन, ल्यूसिन, लाइसिन और एलेनिन। अगर हम मिलार्ड रिएक्शन की बात करें तो ये एक नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन है जिसके अंदर हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स रिएक्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स के साथ में जो उस फूड प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण क्या होता है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस कॉज होती है और एंड ऑफ दीज बायोकेमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलता है मेलेनोइडिन्स। और ये जो मेलेनोइडिन्स होते हैं ये ब्राउन कलर के पिगमेंट होते हैं जो हमारे फूड का जो कलर है उसको ब्राउनिश कर देते हैं। ये आपने एप्पल औरों में बहुत कॉमनली देखा होगा, ठीक है। और इस रिएक्शंस के लिए भी एक सर्टेन एनवायरनमेंट की कंडीशन होती है। हालांकि ये नेचुरली होता है लेकिन नेचुरली इसकी रेट बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है। अब इस मिलार्ड रिएक्शन में क्योंकि अमाइनो एसिड्स और रिड्यूसिंग शुगर रिएक्ट कर रहे हैं तो इनमें से वह अमाइनो एसिड जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन में पार्ट लेता है वो होता है लाइसिन। इस वजह से क्या होता है, लाइसिन जो होता है वो हमारा एक तरह से रिड्यूसिंग शुगर्स के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। और लाइसिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, हमें बाहर अपनी डाइट से लेना पड़ता है। तो अगर मिलार्ड रिएक्शन किसी फूड प्रोडक्ट में कोज होती है तो वो इस लाइसिन की जो भी एब्जॉर्प्शन है उसे हमारी बॉडी में बहुत पूरी तरीके से एक तरह से हम कह सकते हैं ख़त्म कर देती है और इसकी डेफिशिएंसी भी हमारी बॉडी में आगे जाके हो सकती है अगर हम दूसरे सोर्स से ना लें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDCA। अब जिन्होंने भी क्वालिटी मैनेजमेंट इन फूड इंडस्ट्री अच्छे से पढ़ा है उन्होंने देखते ही इसका आंसर दे दिया होगा। PDCA एक हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट टूल होता है जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इंश्योर करने के लिए इस काम में लिया जाता है। यानी कि इसकी मदद से हम इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का हम प्रोड्यूस करें विद द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मैनर। ओके, सो PDCA इज जनरली स्टैंड फॉर प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। अब इसके अंदर हम करते क्या है, हम सबसे पहले जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको कैसे एक तरह से मैनेज करना है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे शेड्यूल करनी है वो सब प्लान करते हैं। उसके बाद उस प्लानिंग को हम ऑन द ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं जैसा कि हमने सोचा था, समझा था। उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल्स हो पाए के लिए अपनी बेस्ट स्टेज में है या नहीं है, क्या इससे मार्केट में एक्सेप्टेंस मिल रही है, ये सब हम चेक करते हैं। और एक बार अगर वो सेल हो जाता है कंज्यूमर के पास और उसके बाद हमें कंज्यूमर फीडबैक के बेसिस पे हम आगे एक्शन लेते हैं कि जो भी कंज्यूमर की कंप्लेंट्स आई है उन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना है या कुछ और वर्क करना है वो सब हम करते हैं। तो इस तरीके से इन चारों स्टेप्स के थ्रू हम एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंश्योर करते हैं हमारे प्लांट और किसी भी प्रोडक्ट के अंदर। ओके, next one is sugar that possesses free aldehyde or ketone group are known as। options are cellulose, non reducing sugar and sucrose। अब वह शुगर्स जो कि फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जिनके पास में होता है उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ये जो रिड्यूसिंग शुगर का कॉन्सेप्ट है ये हम पहले भी अपने लेक्चर्स में और उसके साथ साथ जो भी हमने पहले MCQs प्रैक्टिस किए थे उनमें कई बार इसको कवर किया है। अब रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, जैसा कि बता दिया है कि जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हो और इनके अंदर सभी मोनोसैकेराइड्स आते हैं। जो भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं और इनको रिड्यूसिंग शुगर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फैलिंग और टॉलन रिएजेंट्स के साथ में रिएक्ट करके उन्हें रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। साथ में इसके अंदर जितने भी डाइसैकेराइड्स हैं वो भी आते हैं, लेकिन डाइसैकेराइड्स में एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड है, ठीक है, और ये इकलौता ऐसा डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होता है, ठीक है।
अब इससे एक क्वेश्चन तो ये आ गया कि फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप किसके पास में होता है, वो हो गया रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा, कई बार ऑप्शंस में दे देते हैं कि इनमें से कौन सा एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, उधर आपके पास में कई सारे मोनोसेक्राइड्स दे देंगे ऑप्शंस में, या फिर एक पॉलीसेक्राइड और सुक्रोज दे देंगे साथ में। तो आपको या तो कोई भी पॉलीसेक्राइड हो या फिर कोई सुक्रोज हो, तो ये दोनों नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। बाकी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जितने भी है एक्सेप्ट सुक्रोज रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। Now the next one is why is the Maillard reaction faster in potato chips rather than boiled potato। अब हमने डिस्कस किया था कि जो Maillard रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा Maillard रिएक्शन की रेट होगी। अब अगर हम इन दोनों में देखें कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो पोटैटो चिप्स जो होते हैं उनको हम एज अ फ्राइड पोटैटो प्रोडक्ट कह सकते हैं, और इसके अंदर इसको जो हम फ्राई करते हैं तो उस वक्त टेम्परेचर होता है 180 डिग्री सेल्सियस। वहीं जो बॉइल्ड पोटैटो होते हैं जिसमें हम पोटैटो की बॉइलिंग करते हैं वो हमारी होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्योंकि जो पोटैटो चिप्स होते हैं उनका हम कह सकते हैं टेम्परेचर हाई है प्रोसेसिंग का, तो रिड्यूसिंग और अमाइनो एसिड का जो रिएक्शंस है वो भी फास्ट होगा हाई टेम्परेचर के ऊपर, और जो मेलानोइडिन्स कंपाउंड है वो भी बहुत तेज़ी के साथ में बनेंगे। तो कम्प्लीटली मिलार्ड रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर पे तेज़ होती है, तो ये कम्प्लीटली टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी कारण से पोटैटो चिप्स जो है वो जल्दी ब्राउनिंग शो कर देते हैं बॉइल्ड पोटैटोज के मुकाबले। Now the next one is the D value for Staphylococcus aureus would be higher in options are whole milk, whey, skim milk and cream। तो हमें इसमें बता रहे हैं जो डी वैल्यू होती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो एक तरह का बैक्टीरिया होता है उसकी इनमें से किस प्रोडक्ट में ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अगर हम सबसे पहले जाने डी वैल्यू होती क्या है, सो डी वैल्यू इज द टाइम, ध्यान रखिएगा ये टाइम होता है रिक्वायर्ड टू रिड्यूस microbial population of a food product, microbial population of food product below or by 90% at specific temperature। यानी एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर किसी भी फूड प्रोडक्ट की जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसको अगर हम 90% से कम कर दे, मान लो इनिशियली उसका माइक्रोबियल काउंट 100 था, अब सिर्फ 10 रह गया है, तो उसके लिए हमें कितना टाइम लगेगा इसको हम डिनोट करते हैं डी वैल्यू से। अब ये कह रहा है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के केस में डी वैल्यू इनमें से कौन से फूड प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। तो अगर हम इनके नेचर से देखें तो हमें पता लगेगा क्रीम जो है वो फैट रिच डेयरी प्रोडक्ट है, इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। ओके इस कारण से क्या होता है जो फैट है वो हीट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को। तो अगर हम क्रीम के अंदर क्रीम को अगर हीट करते हैं तो ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये जो है इसको काफ़ी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट मिलती है फैट प्रेजेंट होने के कारण हाई पोर्शन में। इस वजह से क्या होता है इसकी जो डी वैल्यू होती है क्रीम के अंदर इस बैक्टीरिया की वो भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फैट क्या करता है हीट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। The next one is the food processing operation which uses a retrorate। अब रेट्रोट आप सबको पता है एक इस तरह की मशीन होती है जिसका इस्तेमाल हम हाई हीट प्रोसेसिंग के लिए करते हैं, यानी किसी भी फूड प्रोडक्ट को अगर हमें बहुत ज़्यादा हीट करना है तो हम उसमें रेट्रोट जो मशीन या डिवाइस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और रेट्रोट का मेनली हमारा इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिलाइजेशन के लिए, इसलिए आपने नाम सुना होगा रेट्रोट स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़्यादा फूड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। और इसकी अंदर हम रेट्रोट स्टेरिलाइजेशन के अंदर अराउंड ऑल द माइक्रोबियल्स प्रेजेंट इन दी फूड प्रोडक्ट को किल कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी जाए। अब रेट्रोट जो है वो हमारा स्टेरिलाइजेशन के साथ में और किन फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है हमें वो बताना है गिवन में से। तो इरेडिएशन नहीं होगा, डिहाइड्रेटिंग भी नहीं होगा और होमोजेनाइजिंग भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैनिंग। यानी कैनिंग का मतलब होता है किसी भी फूड प्रोडक्ट को कैन्स में अच्छे से पैक करके स्टेरिलाइज एनवायरनमेंट में उसका बाद में स्टेरिलाइजेशन करना या रेट्रोट स्टेरिलाइजेशन करना ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके टू दी मंथ्स। ओके और जो कैनिंग है इसका दूसरा नाम हमने देखा था वो होता है एप्रेटाइजेशन। ओके Now the next one is that water activity of a food product can be reduced by adding. Options are humectant, preservative like SO2, antioxidant and desiccants।
सो इसमें हमें बताना है ऐसा कौन सा हम सब्सटेंस या फूड एडिटिव यूज़ करते हैं जिसके मदद से हम किसी भी फूड प्रोडक्ट की वाटर एक्टिविटी को कम कर पाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिकेंट्स। डेसिकेंट्स क्या करते हैं, ये जो सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट होता है किसी भी फूड प्रोडक्ट के आसपास में, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सराउंडिंग है वाटर को एब्जॉर्ब करके उस फूड प्रोडक्ट के एनवायरनमेंट की, उस फूड प्रोडक्ट के अंदर की जो भी वाटर एक्टिविटी होती है उसे एक तरह से कम कर देते हैं। इन डेसिकेंट्स का सबसे जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है सिलिका जेल, जो कि फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इसके सेशेस। सो सिलिका जेल है, उसके अलावा एक्टिवेटेड कार्बन भी एक अच्छा एग्जांपल है हमारा डेसिकेंट्स का। देन हम बाकी बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ये क्या करते हैं, ये फैट के ऑक्सीडेशन को रोकने के काम में आते हैं, ना कि वाटर एक्टिविटी से लिंक है। प्रिजर्वेटिव लाइक SO2 भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसे रोकने के काम में आते हैं और माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोकते हैं, ना कि वाटर एक्टिविटी को। और ह्यूमेक्टेंट्स भी नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं डेसिकेंट्स के उल्टे। यानी जो डेसिकेंट्स है ये तो वाटर एक्टिविटी को रोक रहे हैं, लेकिन जो ह्यूमेक्टेंट्स होते हैं ये जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर वाटर की जो एक्टिविटी है उसे बनाए रखने या वाटर को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो वाटर है किसी भी फूड प्रोडक्ट का उसे ड्राइंग ऑफ से बचाते हैं। तो ये एकदम डेसिकेंट्स का अपोजिट हो जाएंगे। Now the next one is sugar alcohols are used as sweeteners because they are anti-pyrogenic, anti-chirogenic, anti-diabetic and anti-carcinogenic। तो हम सबको पता है शुगर अल्कोहल्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड या फिर डेरिवेटिव्स ऑफ शुगर्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है, पॉलीओल्स, क्योंकि इनके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये शुगर के अब हम फर्दर ड्राइव करते हैं तब हमें ये देखने को मिलते हैं। अब इनके अंदर मेनली हम देखें तो इनका इस्तेमाल किया जाता है एंटी डायबिटिक जो हमारे स्वीटनर्स होते हैं उनके रूप में, और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं मैनिटोल, देन वी हैव सॉर्बिटॉल। ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एज अ स्वीटनर इन दी फूड इंडस्ट्री बिकॉज दे आर एंटी डायबिटिक इन नेचर। ओके, और ये दोनों क्या है, शुगर अल्कोहल्स के टाइप है। अभी एंटी डायबिटिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हमारे ब्लड के अंदर। ये बस हमारे जो टेस्ट बड्स हैं उनको स्वीट सेंसेशन दे के बाद में हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं और हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होके ब्लड शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी डायबिटिक। Now the next question is that systematic, independent and documented process for obtaining evidence and evaluation is known as। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, obtaining evidence जो है वो कीवर्ड है कि ऐसी कौन सी सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक प्रॉपर एविडेंस ले सकते हैं कि हमारे जो प्लांट में वर्क कंडक्ट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर कंडक्ट हो रहा है, और जो भी वर्किंग है उसका एवेल्यूएशन कर सकते हैं। ऑप्शन है ऑडिट, रिकॉल, एक्रीडेशन और वेरिफिकेशन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने देखते ही बता दिया होगा, इसका आंसर होगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ही प्रोसेस होता है जिसके बाद में हम हमारा पूरा एवेल्यूएशन करते हैं जिसके अंदर प्लांट का, और बाद में हमें प्रॉपर एविडेंस दिया जाता है एज अ सर्टिफिकेट अगर हमारी सारी चीजें प्रॉपर होती है तो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम पैक्टेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, फैट इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एंड फैट इनसॉल्युबल। सो हमें यहाँ बताना है कैल्शियम पैक्टेट का इनमें से कौन सा नेचर या प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो सबसे पहले हम कैल्शियम पैक्टेट की बात करें तो ये क्या होते हैं, कंपाउंड ऑफ पेक्टिन होते हैं। पेक्टिन क्या है, जो भी हमारे प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट है खासकर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, उनके जो स्ट्रक्चर को रिजिडिटी प्रोवाइड करने वाला, एक कॉम्पैक्टनेस प्रोवाइड करने वाला, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने वाला उनके अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो होता है पेक्टिन। और पेक्टिन के ही सॉल्ट फॉर्म में अगर प्रेजेंट है कैल्शियम के साथ तो उसे हम कह देते हैं कैल्शियम पैक्टेट्स। ओके, अब ये जो कैल्शियम पैक्टेट्स होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल इन नेचर होते हैं, और इनकी जो वाटर इनसॉल्युबल नेचर होने की जो प्रॉपर्टी है वो जेल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी जैम्स और जेली होते हैं, फ्रूट बेस्ड जैम्स या फिर जेलीज जो होती है, उनके अंदर ये जो कैल्शियम पैक्टेट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द जेल फॉर्मेशन, और उसके पीछे इसकी वाटर इनसॉल्युबल प्रॉपर्टी ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके,
और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा पेक्टिन होता है, क्योंकि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उनकी जो टेक्सचर है उसे मेंटेन रखता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं मेंटेन करने के लिए या इस पेक्टिन के कंपोजिशन को सही तरीके से फूड में रखने के लिए हम जो कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उनमें फर्मिंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं एज एन एडिटिव टू मेंटेन द पेक्टिन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कैंड फूड प्रोडक्ट्स. ओके. Now the next question is that which best explains why olive oil remains liquid and coconut oil is solid at the refrigerated temperature. यानी जो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर होता है उस पर जो ऑलिव ऑयल होता है वो तो लिक्विड फेज में प्रेजेंट रहता है, वहीं कोकोनट ऑयल जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है. उसके पीछे का हमें यहाँ पे रीजन बताना है. ऑप्शन है ऑलिव ऑयल कंटेन्स सैचुरेटेड फैट्स, coconut oil contains unsaturated fats, coconut oil contains trans fats, and option number D is olive oil contains unsaturated fats. ओके. तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही आंसर होगा. अब क्यों होगा वो समझते हैं. देखो, आपने दो तरह की टर्म पढ़ी होगी इस फैट्स में, एक होती है सैचुरेटेड फैट्स और दूसरी होती है अनसैचुरेटेड फैट्स. ओके. अब दोनों में फर्क क्या है? अगर हमारे जो भी फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ओके, नो डबल बॉन्ड, उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स का स्ट्रक्चर है. और वहीं अनसैचुरेटेड फैट्स में डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में. ओके. और अगर वो एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है पूरे स्ट्रक्चर में तो वो हो जाएगा मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और अगर एक से ज़्यादा है तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हो जाएंगे. ओके. अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना और ना होना है यही इस प्रॉपर्टी को एक तरह से हम कह सकते हैं इम्पैक्ट करता है. कैसे? अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो उनके जो कार्बन कार्बन के जो लिंकेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और ये पूरा टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा. इसी कारण से कोकोनट ऑयल, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा कंटेन करता है, इसीलिए वह सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसकी जो पैकिंग है एटम्स की आपस में वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है, टाइटली बाउंड होते हैं ये आपस में. वहीं अनसैचुरेटेड और डबल बॉन्डेड हम कार्बन चेन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बहुत सारे ट्विस्ट आ जाते हैं हमारी कार्बन की चेन के अंदर, और इनकी जो हम कह सकते हैं पैकिंग है या फिर आपस में बॉन्डिंग है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है. ठीक है. इसी कारण से ये जो है लिक्विड फेज में प्रेजेंट होते हैं हमारे रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर के ऊपर. ओके. तो इनके पीछे कॉन्सेप्ट यही था कि सैचुरेटेड फैट होता है हमारा ये जो ये कोकोनट ऑयल, और अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा कंटेन करते हैं हमारे ऑलिव ऑयल. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Now the next question is that the non-polar aliphatic R group is फाउंड इन अमाइनो एसिड, यानी कि हमें इसमें बताना है कि कौन से 3 अमाइनो एसिड का ग्रुप है गिवन ऑप्शंस में जिसके अंदर नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप प्रेजेंट है. अब हमने जो हमारा प्रोटीन का सेशन कवर किया था, जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर, जो कोर्स है उसके अंदर, उसमें हमने डिटेल में देखे थे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन और अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन. तो अगर आपको अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन अच्छे से पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं. और अगर आपको अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन नहीं पता लेकिन 20 अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से पता है तो भी आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं क्वेश्चंस का. अगर हम ऑप्शन से जाएं तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी, जिसमें फिनाइल एलेनिन, देन टायरोसिन, देन वी हैव ट्रिप्टोफान. अब ये तीनों क्या है, ये एलिफेटिक नहीं है, एरोमेटिक चेन के हैं, और उनमें भी सिर्फ जो ट्रिप्टोफान है यही हमारा नॉन पोलर नेचर का है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडिन ये तीनों भी हमारे नॉन पोलर भी नहीं है एक तो, और इनमें भी कुछ क्या है हमारे एलिफेटिक आर ग्रुप कंटेन नहीं कर रहे हैं. उसके बाद सेरिन, थ्रेओनिन और सिस्टीन की बात करें तो इसमें भी सिर्फ सिस्टाइन जो है यही नॉन पोलर नेचर का है, बाकी दोनों हमारे पोलर नेचर के देखने को मिल जाते हैं. देन अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो यही सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तीनों ही नॉन पोलर नेचर के हैं और तीनों ही एलिफेटिक आर ग्रुप कंटेन कर रहे हैं. जो हमारा ग्लाइसिन होता है उसके अंदर H जो होता है वो हमारा आर ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होता है. एलेनिन के अंदर हमारा जो CH3 होता है वो हमारा आर ग्रुप की तरह प्रेजेंट होता है, मिथाइल ग्रुप जो होता है. और जो ल्यूसिन है, ल्यूसिन के अंदर हमारा CH2, CH, CH3, CH3 ये जो ग्रुप है ये हमारा एज अ आर ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लो मिथॉक्सीपेक्टिन्स जेल इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि जो लो मिथॉक्सीपेक्टिन जेल फॉर्मेशन है वो इनमें से कौन से आयन की प्रेजेंट में होता है। ऑप्शन है पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयंस और क्लोराइड आयंस। अब सबसे पहले जानते हैं लो मिथॉक्सीपेक्टिन्स का मतलब क्या है। अब पेक्टिन आप सबको पता लगी गया है कि पॉलीसेक्राइड होता है जो प्लांट्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, खासकर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में। और ये जो हमारे पेक्टिन्स होते हैं यही उनको एक हम कह सकते हैं टफनेस और एक उनका प्रॉपर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में प्लांट्स और फ्रूट्स को मदद करते हैं। अब वहीं अगर हम इन्हीं पेक्टिन्स को मॉडिफाई कर दें तो हमें जो देखने को मिलता है वो उनकी मॉडिफाइड फॉर्म होती है लो मिथॉक्सीपेक्टिन। अब इसके अंदर क्या होता है, जब ये पेक्टिन्स हमारे मिथेनॉल के साथ में रिएक्ट करते हैं और प्रॉपरली एस्टेरिफाई नहीं हो पाते हैं तो उस कंडीशन में हमें लो मिथॉक्सीपेक्टिन देखने को मिलता है। और जब ये लो मिथॉक्सीपेक्टिन कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में बनता है किसी भी फूड प्रोडक्ट के अंदर तो उसमें वो क्या कर देता है, जेल फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि कैल्शियम ही हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप जो पेक्टिन का है और ये जो लो मिथॉक्सीपेक्टिन है इसके बीच में क्या करता है, एक तरह से ब्रिजिंग का काम करता है और इसके कारण हमारे जो कैल्शियम आयंस है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द जेल फॉर्मेशन। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें विच एंटीऑक्सीडेंट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रेंसिडिटी ड्यूरिंग पैकेजिंग ऑफ मीट, यानी हमें सिंपल सा बताना है इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल एजेंट है जो एज एन एंटीऑक्सीडेंट हम फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है एस्कॉर्बिक एसिड, BHA, TBA और क्लोरीन। और खासकर हमें बताना है मीट पैकेजिंग में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट यूज ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो क्लोरीन एंटीऑक्सीडेंट है ही नहीं। क्लोरीन क्या है हमारा, क्लोरीन हमारा डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है। TBA जो होता है वो भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, लेकिन ये जो हमारी रेंसिडिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हम एज अ केमिकल इस्तेमाल करते हैं और रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, या फिर लिपिड ऑक्सीडेशन जो होती है उसे मेजर करने के लिए जो रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएजेंट वो उसमें नाम आता है TBA का। BHA हमारा एंटीऑक्सीडेंट है और एस्कॉर्बिक एसिड भी एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है, उसकी जो इफेक्टिवनेस होती है एज एन एंटीऑक्सीडेंट वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू BHA। तो हम जो मीट प्रोडक्ट के अंदर एज एन एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करते हैं वो होता है BHA। BHA की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, वो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ठीक है, तो ये होती है BHA की फुल फॉर्म। ये मीट प्रोडक्ट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट है खासकर बटर है उसके अंदर FSSAI ने जिन जिन हमारे लिमिटेड एंटीऑक्सीडेंट्स को परमिट किया है उसमें आता है BHA। ठीक है, तो ये हमारा डेयरी जो फैट रिच डेयरी प्रोडक्ट है उनके अंदर भी एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं वो आप सबको अच्छे से कई बार समझ भी चुके हैं पहले वाले सेशंस में भी कि देखो जो लिपिड होता है ना उसके साथ में या फिर जो फैट प्रेजेंट होता है किसी भी फूड प्रोडक्ट में उसके साथ में जो सबसे बड़ा डिफेक्ट आता है वो आता है रेंसिडिटी का, जिसके अंदर जो मेटल आयंस की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट का और उस ऑक्सीडेशन के कारण बहुत सारे ऑफ फ्लेवर्स आते हैं। तो इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, इस रेंसिडिटी डिफेक्ट को रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे फूड एडिटिव्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक होता है BHA जो कि मीट पैकेजिंग और जो हमारे डेयरी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं फैट रिच उनके अंदर कई बार इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका एकदम 10th लेवल का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। द कॉमन नेम फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज्ड इन कुकिंग इज, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, इसका हमें जो हम कुकिंग में जो नेम इस्तेमाल करते हैं या डेली लाइफ में जो नेम इस्तेमाल करते हैं वो बताना है, वो है हमारा बेकिंग सोडा, क्योंकि ये जो हमारे गैस फॉर्मेशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी और ये बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। Now the next question is about dough formation. During dough formation following results. अब हमें बताना है जो डो फॉर्मेशन हम करते हैं फूड इंडस्ट्री में उसके अंदर इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन या फिनोमिना कॉज होता है। ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिकम मोर, देन नेक्स्ट वन इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड क्लीव टू सल्फाहाइड्रल बॉन्ड, नेक्स्ट वन इज द सल्फाहाइड्रल बॉन्ड क्लीव टू डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड लास्ट वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाहाइड्रल बिकम लेस।
तो अगर हम डो फॉर्मेशन की केमिस्ट्री की बात करें तो इधर होता क्या है, आप सबको पता है जो हमारे डो फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है वो होती है ग्लूटेन। ठीक है, और ग्लूटेन क्या है, ये एक तरह का व्हीट में प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। तो ये क्या है, व्हीट प्रोटीन। अब प्रोटीन के अंदर आपको पता है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे सल्फर बॉन्ड्स की। अब डो फॉर्मेशन में होता क्या है, सबसे पहले जो मेजर स्टेप होता है डो फॉर्मेशन के वक्त, उसमें होता है कि जो नेचुरली ग्लूटेन के अंदर हमारे सल्फा डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, वो कन्वर्ट होते हैं सल्फा हाइड्रल बॉन्ड्स के अंदर। ओके, ये मेजर स्टेप होता है। अब जो हमारे, अगर हम इनकी बात करें नेचर की, तो जो हमारे सल्फा हाइड्रल डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, नॉट सल्फा हाइड्रल, ये हमारे डो को अच्छी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिनमें आती है उसको अच्छी इलास्टिसिटी देते हैं। उसके अलावा जो डो मेकिंग के वक्त हमारा जो डो है उसमें जो गैस ट्रैप करके उसे फ्लफीनेस प्रोवाइड करने का काम भी ये डाइसल्फाइड बॉन्ड करते हैं। वहीं अगर हम सल्फा हाइड्रल बॉन्ड की बात करें तो ये थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड से, इसलिए ये क्या करते हैं, ये इस स्टेप के बाद में डो मेकिंग के वक्त ही वापस से रीअरेंजमेंट शो करते हैं और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लेते हैं। जो बचा हुआ ग्लूटेन का पार्ट था, कुछ पार्ट तो शुरुआत में कन्वर्ट हो गया, कुछ पूरा वीट में पार्ट बचा हुआ था डो मेकिंग के वक्त, उस बचे हुए ग्लूटेन के साथ में ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के एक पूरा डो का अच्छा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसके अंदर एयर भी ट्रैप होती है और पूरी तरीके से वो स्ट्रक्चर हमारा डो का हमें देखने को मिलता है, जिसको हम एज अ बाद में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन 3 स्टेप्स में होता है, जिसमें अगर मैं सही कहूँ तो ये 2 ही स्टेप मेन होते हैं, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड का सल्फा हाइड्रल बॉन्ड में कन्वर्ट होना डो मेकिंग के वक्त। ये तो अपने आप रीअरेंजमेंट से हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम ऑप्शन से जाएं तो इसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड क्लीव टू सल्फा हाइड्रल बॉन्ड, जो कि हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड सल्फा हाइड्रल बॉन्ड के अंदर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, बाकी ऑप्शंस भी देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिकम मोर, अगर हम यहाँ देखें तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देन सल्फा हाइड्रल बॉन्ड्स क्लीव टू डाइसल्फाइड बॉन्ड, अब यहाँ पे तो ये क्लीव हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने आपको कहा रीअरेंजमेंट हो रहा है, ना कि क्लीवेज हो रहा है, तो ये भी आपका प्रॉपर नहीं होगा। देन कंसंट्रेशन ऑफ सल्फा हाइड्रल बिकम लेस, ये भी नहीं होगा क्योंकि सल्फा हाइड्रल की यहाँ पे बढ़ रही है कंसंट्रेशन। The next one is the in deep freezers the wall absorbs heat from food materials by dash and keep them cool। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं जो डीप फ्रीजर होते हैं उनके अंदर जो फूड मटेरियल हम रखते हैं उससे जो हीट ट्रांसफर है वो किस तरीके से होती है। तो इसके अंदर हमें जो मेन हीट ट्रांसफर का जो मोड हमें देखने को मिलता है वो होता है कंडक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पल्परिश रेड कलर ऑफ मीट इज ड्यू टू, यानी मीट के अंदर जो हमें पल्परिश रेड कलर देखने को मिलता है उसके पीछे इनमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है मायोग्लोबिन, नाइट्रिक ऑक्साइड मायोग्लोबिन, देन वी हैव मेट मायोग्लोबिन एंड लास्ट वन इज दी ऑक्सी मायोग्लोबिन। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो मीट होता है उसके अंदर जो हमारा कलर प्रोवाइड करने वाला, रेड कलर प्रोवाइड करने वाला मेन रिएजेंट होते हैं, उनमें आते हैं मायोग्लोबिन। और मायोग्लोबिन आप सबको पता है वैसे ऑर्गेनिजम्स में क्या काम करता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ फेरस और आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे भी पर्पलिश रेड कलर के लिए मायोग्लोबिन ही रेस्पॉन्सिबल होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ऑप्शन है एसेटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, बेंजोइक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड। तो इसमें जो हमारा बेंजोइक एसिड है ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। एसेटिक एसिड हमारा हमारा जो फर्मेंटेटेड हम कह सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स में ही आता है। एसेटिक एसिड को अगर हम मार्केट नेम देखें तो वो होता है विनेगर। आप सबको पता है विनेगर बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉस। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। अभी हमने जब BHA को डिटेल में डिस्कस किया तब भी देखा था कि एस्कॉर्बिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये मीट प्रोडक्ट के केस में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसीलिए हम BHA इस्तेमाल कर रहे थे। और ब्यूटायरिक एसिड भी इधर सही आंसर नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाई सोडियम नाइट्रेट एडेड टू क्योर्ड मीट प्रोडक्ट्स ओके सच एज बेकन।
अब हमें बता रहे हैं जब हम सोडियम नाइट्रेट को एज अ फूड प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं क्योर्ड मीट प्रोडक्ट्स में, तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है? ऑप्शन है हमारे टू प्रिजर्व द फ्लेवर, टू प्रिजर्व द टेस्ट, टू प्रिजर्व द टेक्सचर एंड लास्ट वन इज द टू प्रिजर्व द कलर। अब जो सोडियम नाइट्रेट होता है उसका मेन एप्लीकेशन होता है टू प्रिजर्व द कलर ऑफ क्योर्ड मीट प्रोडक्ट। अब कैसे होता है वो समझते हैं। जब हमारा सोडियम नाइट्रेट हम फूड प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, मीट प्रोडक्ट में ऐड करते हैं, तो क्योरिंग की जो प्रोसेस होती है उसके वक्त क्या होता है, या मैच्योरिंग की जो प्रोसेस होती है उसके वक्त क्या होता है, ये सोडियम नाइट्रेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये रिएक्ट करती है हमारी मायोग्लोबिन। अभी हमने देखा था मीट प्रोडक्ट के अंदर मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एज अ कलरिंग एजेंट, ठीक है। तो ये जो इस मायोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है और कैरेक्टरिस्टिक क्योर्ड मीट का जो पिंक कलर होता है वो इसे प्रोवाइड करती है बाय फॉर्मिंग अ कंपाउंड कॉल्ड एज नाइट्रोसोमायोग्लोबिन, नाइट्रोसोमायोग्लोबिन, ठीक है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, जिसके कारण हमारे जो क्योर्ड मीट का पिंक कलर है, फेमस पिंक कलर है, वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो हमारा सोडियम नाइट्रेट है, ये जो पिंक कलर बनाता है, इसी की मदद से हम जो डिसकलरेशन होता है मीट प्रोडक्ट में उसे रोकने में भी बहुत ज़्यादा ये कंपाउंड हेल्पफुल हमें देखने को मिलता है। डिसकलरेशन में जैसे ऑक्सीडेशन हो जाता है मीट का, तो उसमें भी ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, कई बार फ्रीज बर्न आ जाता है तो उसमें भी कई बार ब्लैक पैचेस देखने को मिलते हैं। तो इन सब से भी प्रिजर्व करने के लिए ये सोडियम नाइट्रेट बहुत अच्छा हमारा रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एरोमेटिक साइड चेन्स आर फाउंड इन अमाइनो एसिड। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन से अमाइनो एसिड है जिनके अंदर एरोमेटिक साइड चेन है। अगेन ये क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। और आप सबको पता है 3 ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो एरोमेटिक साइड चेन कंटेन करते हैं, जिनमें आते हैं फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफार्म और टायरोसिन। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग कंटेन करने वाली साइड चेन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। और मैं आपको अगेन कहूंगा कि एक बार आप क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड अच्छे से देख लें। ऊपर अगर हम बात करें तो इधर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 का नाम है, फिनाइल एलेनिल, ट्रिप्टोफार्म का सेरिन जो है वो एरोमेटिक नेचर का नहीं होता है, तो ये कैंसिल हो गया। इधर ट्रिप्टोफार्म है, थ्रियोनिन है और टायरोसिन है, तो थ्रियोनिन कैंसिल हो गया, इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत है। और इधर ट्रिप्टोफार्म, एस्पार्जिन और टायरोसिन है, तो इधर एस्पार्जिन भी गलत ऑप्शन है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अमाइनो एसिड हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्लूड द फॉलोइंग। अब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स है वो हमारे मेनली 2 होते हैं, जिनमें हमारे आते हैं सेरिन और थ्रियोनिन, ठीक है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये अगेन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड से। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन पता है या उनका स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली इसे भी मार्क कर देते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको पता ही है, OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। So these are the 25 important questions for your GATE examination। हालांकि आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन हमने कोशिश की इनके जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी डिटेल में कवर करें, और जो भी क्वेश्चन के आसपास के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हें भी इन कॉन्सेप्ट के अंदर कवर कर लिया जाए। ओके, अगर आपको और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जाननी है और भी ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो मैं आप सबको ज़रूर रिकमेंड करूंगा आप एक बार फूड टेक ऑनलाइन ऐप पे ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस फ्री में प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। फ्री आपको MCQs प्रैक्टिस करने को मिलेंगे रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, फूड केमिस्ट्री, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड लॉज एंड रेगुलेशन और बाकी कई सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। साथ में ये जो आपको एग्जाम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सब की तैयारी के लिए भी आपको डेडिकेटेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिनमें CUET, PG, CFT, RI, FCI और बाकी एग्ज़ाम्स भी हैं। और इसके साथ में इन एग्ज़ाम्स के लिए जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो भी आपको कई सारा स्टडी मटेरियल फ्री में देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, अभी फूड टेक ऑनलाइन के ऐप पे गेट का जो लाइफ साइंसेस का कोर्स है वो लाइव है, वो आप अभी जाके एनरोल करके उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। So this is about a food tech online app. Again, I strongly recommend you to visit the app once. So this is all about today. Again, thank you for listening.